नमस्कार, एक बार फिर से आपका आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं वित्तीय विवरण। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसमें क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बाद में इसमें लिखते हैं। हम सबसे पहले बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। बैलेंस शीट को आपके सामने मैं शो कर रहा हूं, जिसे आपको ध्यान से देखना है। जो मैं पढ़ूंगा एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपके सामने जो बैलेंस शीट शो कर रही है, देखो कहता है फ्रॉम ऑफ बैलेंस शीट। सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, बैलेंस शीट, ऐसे लिख दीजिए। जब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से ही सॉल्व कराऊंगा। आपको ध्यान देना है, सबसे ऊपर नेम ऑफ कंपनी दिया है, जिसमें डैश 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 करके दिया गया है। कोई भी कंपनी का नाम हो, एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी का नाम हो, तो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जो नेम ऑफ कंपनी दिया गया है, यहाँ कंपनी का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद है बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पर डेट लिखी जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में ही क्या लिखा जाएगा, डेट लिखा जाएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं व्हाइट बोर्ड पर ही समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, दिया गया है पहला कॉलम पार्टिकुलर का बनेगा, दूसरा कॉलम नोट नंबर का बनेगा, तीसरा कॉलम बनेगा फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड। करंट रिपोर्टिंग पीरियड का यहाँ पर आपको क्या रखना है, अमाउंट रखना है, फिगर रखना है। अमाउंट यहाँ पर करंट ईयर का लिखा जाएगा, इसको याद रखिएगा। तीसरे कॉलम में, फोर्थ वाले कॉलम में आपको ध्यान देना है, लिखा जाएगा फिगर्स एज एट एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। प्रीवियस का मतलब पिछला साल। मैंने क्या बताया है, बीच बीच में मैंने आपको बताया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दो पोजीशन लिखी होती है, एक करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर। प्रीवियस का मतलब पिछला वर्ष, पीछे का ईयर जो बीत चुका है। जो करंट में चल रहा है, करंट ईयर का लिखा जाएगा। दोनों का कंपेरिजन किया जाएगा, दोनों की तुलना की जाएगी, इसको याद रखना। देखो फोर्थ नंबर कॉलम के ऊपर लिखा है रुपीज इन, यहां पर रुपया लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम, आपको यही चार कॉलम बनाने हैं। फिर से सुनिए, पार्टिकुलर का कॉलम, नोट नंबर का कॉलम आपको बनाना है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, यही चार कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। याद रखना, चार कॉलम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत जहां होगी मैं उसको समझा रहा हूं। पहली हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जब आप कभी पढ़े होंगे किसी बिजनेस की बैलेंस शीट, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहती थी, लायबिलिटी, और राइट हैंड साइड में एसेट्स। लेकिन यहाँ पर जो हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे, यहाँ पर कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी एक्ट 2013 के बारे में पढ़ेंगे। 2013 में कंपनी एक्ट जब बदला गया तो कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट को, ट्रेडिंग पीएल के फॉर्मेट को बदल दिया गया, तो 2013 का फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है कंपनी का दायित्व। इक्विटी का मतलब यहाँ होगा पूंजी, कंपनी की कैपिटल, समझ रहे हैं। इक्विटी वहां पर बोला जाता है जहां पर कंपनी शेयर वाली कैपिटल हो, वहां पर इक्विटी बोला जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी को ऊपर वाले पोर्शन में लिखा जाता है और नीचे वाले पोर्शन में लिखा जाता है एसेट्स। जब आप कॉलम बना लेंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटी को सबसे ऊपर पहला नंबर डाला गया है और दूसरा नंबर क्या डाला गया है, एसेट्स के बारे में डाला गया है। इसमें दिया है इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब होता है जिसमें किसी भी शेयर होल्डर का हिस्सा हो। अंशधारी कंपनी में होते हैं, आपको पता होगा कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर का जिसमें जिसमें हिस्सा होगा, जिसमें जिसमें उनकी हिस्सेदारी होगी, उनको लिखा जाएगा। जो कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं वो केमे हिस्सा पाएंगे, किसमें किसमें उनका शेयर होता है, किसके लिए वे लायबिलिटी है उनकी,
उनको लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड में। शेयर होल्डर फंड में पहली हेडिंग लिखी गई है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब होता है चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे समता अंश हो या पूर्वाधिकार अंश हो, दोनों को हम लोग यहां पर लिखेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहली हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। याद रखना, वर्किंग नोट जब बनेगा तो वहां के लिए मैं आपको आगे बता रहा हूं तुरंत। शेयर कैपिटल में होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर होता है इशूड कैपिटल, फिर होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर होता है कॉल्ड अप कैपिटल, फिर होता है पेड अप कैपिटल, फिर होता है रिजर्व कैपिटल। समझ रहे हैं? शेयर कैपिटल में इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो बड़े बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन बड़ा होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है और पेपर में पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता। आपको बताना चाहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब जिसमें शेयर कैपिटल शेयर होल्डर का हिस्सा हो, अंशधारियों का हिस्सा हो, जो कंपनी में शेयर खरीदे हैं उनका हिस्सा जिसमें होगा उसे शेयर होल्डर फंड में लिखा जाएगा। पहली हेडिंग है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, यहां तक कि कैपिटल को शामिल किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन जब मिलेगा तो हम पूरा बताएंगे। अभी भी पूरा बता रहे हैं, अधूरा थोड़ी ना बता रहे हैं हम। अगला है रिजर्व एम कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद जो रिजर्व रखा होता है, जो कंपनी लाभ कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, बचा बचा के रखी रहती है, बचा बचा के गुल्लक में भर भर के रखती है, प्रॉफिट रखती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कंपनी को मिलता है वो पैसा रखती है, वो सब एनी रिजर्व, एनी फंड, एनी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में रखा जाता है। कोई एनी रिजर्व, एनी फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहां रखा जाता है? सब कहां रखा जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। यानी कि पहला बात तो शेयर कैपिटल में, दूसरी बात जब कंपनी लाभ कमाएगी तो रिजर्व में रखेगी, प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट कमाएगी, पीएल रहेगा तो भी होगा, कोई भी रिजर्व होगा रिजर्व एंड सरप्लस में होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम होगा रिजर्व एंड सरप्लस में होगा। अगला है मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट। ऐसी कोई मनी शेयर वारंट से रिलेटेड रिसीव हुई है तो उसका पैसा यहां रखा जाएगा एबीसी। ये सब हेडिंगें आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली शेयर होल्डर फंड में एबीसी हो गया। एबीसी में अब दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो पेंडिंग है, अलॉटमेंट के लिए पेंडिंग है, जो पैसा ले लिया गया है उनको शेयर नहीं दिया गया है, उसका अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा। अगला है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी को बोला जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आज नहीं देना है, जिसका पेमेंट आज नहीं देना है, 1 साल तक नहीं देना है, 1 साल के बाद आपको देना पड़ेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल के लिए जो लोन लिया जाता है उसे कहते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। कंपनी इस पर समय समय पर इंटरेस्ट पेमेंट करती रहती है। जिसमें इसमें बोला है लॉन्ग टर्म बारोइंग। लॉन्ग टर्म का मतलब दीर्घकालीन, दीर्घकालीन का मतलब जो लंबे समय के लिए लोन लिया जाए। कंपनियां जो डिवेंचर के माध्यम से लोन लेती हैं, जो कंपनियां लोन लेती हैं किसी इंस्टीट्यूट से 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, उसे बोला जाता है लॉन्ग टर्म बारोइंग। अगला है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है 1 साल के बाद तो उसे बोला जाएगा लॉन्ग टर्म। ये भी लॉन्ग है, ठीक है, नॉन करेंट है। अदर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कोई प्रोविज़न बनाना है, कोई प्रावधान करना है, उसका पैसा इनके अंतर्गत लिखा जाता है। लॉन्ग का मतलब 1 साल से ज़्यादा। करंट लायबिलिटी का मतलब जो 1 साल के अंदर या तुरंत पेमेंट करना हो, 1-2 महीने में पेमेंट करना हो, उसे बोला जाता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बारोइंग, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, डिवेंचर से, डिवेंचर का पैसा है तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, ठीक है, मिलेगा क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट देना है, किसी को मजदूरी देना है, मतलब बकाया है, किसी को सैलरी बकाया है, वो सब करंट में जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग जितना भी होता है वो करंट में जाता है।
लेकिन लॉन्ग डिवेंचर का अमाउंट लॉन्ग में जाएगा। कोई लॉन्ग प्रोविजन है, लॉन्ग टैक्स है, क्वेश्चन में बोला रहेगा, उसको हम यहाँ रखेंगे। ये आपका लायबिलिटी साइड ही हुआ, सिर्फ लायबिलिटी साइड में आपको इतना समझना है। लायबिलिटी साइड के बाद आपको समझना है नॉन करेंट एसेट्स, एसेट साइड। लायबिलिटी को टोटल कर लिया जाता है, फिर आता है एसेट साइड। एसेट साइड में पहला आता है नॉन करेंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो करंट नहीं है, यानी कि फिक्स एसेट्स है। टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्चर हो गया, मोटर गाड़ी हो गई, ये सब क्या है, ये है टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे महसूस ना किया जा सके। गुडविल, पेटेंट, इस कॉपीराइट, ये क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इसको आपको ध्यान देना है। अगला है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं पर मान लीजिए काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, कोई मान लीजिए कोई पुल बनाने वाली कंपनी है, कोई सड़क बनाने वाली कंपनी है, वहाँ पर वर्क कभी चल रहा है, कुछ काम पूरा हो चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस को एसेट्स में दिखाया जाएगा। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो इनटेंजिबल एसेट्स होती है जिस पर काम चल रहा हो। पेटेंट पर काम चलता रहता है, कॉपीराइट पर काम चलता रहता है। जैसे कोई बुक छापने वाला व्यक्ति होगा, तो उस पर अगर काम चल रहा है तो वो भी एसेट्स में आएगा। ठीक है। अगला है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, जो मार्केट में लगाया गया है एक आध साल के लिए, वहाँ से जो इनकम होगी उसे बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्रीज मतलब होता है स्टॉक, जो बचा जाता है, जो सामान बिकने से बच जाता है, जो गोदाम में रखा होता है गुड्स, उसे बोलता जाता है स्टॉक, इसे इन्वेंट्री बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि जो सामान उधार बेचा गया और उस पर बिल लिख दिया गया है, उसे बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो हमारी जेब में पैसा है जिसे कैश में जल्द से जल्द परिवर्तित किया जा सकता है, उसे कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो भी करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म लोन, अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन आपने लिया है तो ये भी आपकी करंट एसेट्स है। दिया है, लिया नहीं, दिया है किसी को। अदर करंट एसेट्स हो सकती हैं, अन्य अदर करंट एसेट्स भी हो सकती हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। एक होता है इसका पूरा डिटेल, जो मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा डिटेल अपनी तरफ से, उसका पूरा डिटेल आपको हम अगले वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे शेयर कैपिटल का डिटेल क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेल क्या होगा, पूरा का पूरा डिटेल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, सभी चीज़ों का। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।